मुसद्दिक मलिक साहब एग्री करेंगे कायरा साहब से कि बेसिकली मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब जो है उनको आईनी बेंच में नहीं बैठना चाहिए कि उनसे इंसाफ नहीं मिल सकता हुकूमत को। और अगला सवाल साथ ये भी, अगर वो बैठ गए तो तब आप क्या करेंगे? क्या उसके अंदर ये मैकेनिज्म भी है कि आप आईनी बेंच एक बार बन जाए उसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी मंशा का नाम बने हुकूमत? कामरान एक बात सिर्फ छोटी सी वजाहत कर दूं, जी कायरा मैं साहब, ये नहीं कह रहा कि वो इंसाफ नहीं करेंगे। आपको इंसाफ नहीं मिलेगा उनके बारे में जो तासर है वो नहीं, मेरे इंसाफ की बात नहीं है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ उनके बारे में जो तासर है वो इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं कर कायरा साहब, लेकिन वो कायरा साहब वो तासर तासुर इतना अहम है आपके लिए कि हकीकत के करीब तरीन है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर। जी जी मुसद्दिक साहब, मुसद्दिक साहब मेरा क्वेश्चन पुट कर पहले लिया तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तकरीबन अहमद अवैस साहब और कायरा साहब का नुक्ता नज़र जो है वो मिलता जुलता है। मेरा ये ख्याल है कि आइनी बेंच बनाने का एक तरीक़ाकार आइनी तरमीम में बड़ी वजाहत के साथ लिख दिया गया है। उस तरीक़ाकार के ज़रिए आइनी बेंच बनेगा। ठीक है, पहले एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी में रिप्रेजेंटेशन अपोजिशन की भी होगी, पार्लिमानी ग्रुप की भी होगी। वो बैठेंगे, वो फैसला करेंगे। जो भी ग्रुप बनाया गया है आइन के तहत वो फैसला करेगा कि आइनी बेंच में कौन आएगा। तो उस प्रोसेस के ज़रिए जो आइन में तहरीर किया गया है, जो भी जज आइनी बेंच में आएगा वो काबिल कबूल होगा। उसमें क्या मसला है? तरीक़ाकार तय किया गया है। आइन में ये तो नहीं कहा गया कि ये वाले जज होंगे। आइन में तो एक तरीक़ाकार लिखा गया है कि जब बेंच बनेगा तो वो इस तरीक़ाकार से बनेगा जिस पे सबका कंसेंसस हुआ है। ठीक है, तो उस तरीक़ाकार से जो भी जजेस बनेंगे वो सबके लिए काबिल कबूल होंगे। जी, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये तो आपने बड़ी गज़ब की बात कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें क्या ऐसी बात? अच्छा, उसमें तरीक़ाकार दर्ज है ना, किसी ने एक जिस कमेटी ने लगाना है और ऑब्वियसली उसमें आपके हक में जा रहा है तरीक़ाकार ना इस वक्त। अच्छा, एक बात समझिए मुसद्दिक मलिक साहब कि ये जुडिशल कमीशन, आप देखिए ना, आप देखिए, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। इकट्ठे मिला रहे हैं। पहले आपने मेरे से ये पूछा कि आपको कोई एतराज़ हो। जी सॉरी, दोबारा कहिए। जी, मैं समझ गया। आपने कहा कि आपको एतराज़ इसलिए नहीं हो सकता कि वो तो एक मैकेनिज्म आपने बना दिया, उसके तहत जो भी लगेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे अगला सवाल जो पुट करने जा रहा हूँ कि बात यह है कि मैं कई प्रोग्राम्स पे ये कह चुका हूँ। मेरे ख्याल में आपके दूसरे सवाल का जवाब जो मैं देने लगा हूँ कि ये तमाम जज साहिबान जो हैं ये किसी हद तक हमारे हम उम्र हैं, कुछ कॉलेज स्कूल के ज़माने से हैं। इनकी जजमेंट से तो इख्तलाफ किया जा सकता है। जज और जजमेंट में तफरीक होनी चाहिए और हम जजमेंट के ऊपर एतराज़ करते हैं। अपने जो जानने वाले हैं उनको ही जजमेंट्स पे भी एतराज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, बेहतरीन लॉ प्रैक्टिसेस की हैं इन्होंने, हाई कोर्ट्स में रहे हैं, कुछ फैसले हमारे हक में किए हैं, कुछ फैसले हमारे हक में नहीं गए होंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो फिर मंसूर अली शाह को भी एक्सेप्ट कर लेते आप। ऑब्वियसली वो इतने बेहतर नहीं थे आपके हक में कि उनको नहीं एक्सेप्ट किया तो गया। ये मैंने आपके प्रोग्राम्स में नहीं ऐसा मत कहिए। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह चुका हूँ, आप पिछले प्रोग्राम निकाल के कह दें। नहीं, क्योंकि मेरा इख्तलाफ है ना इस बात पे। मैं कई दफ़ा इस इख्तलाफ का इजहार कर चुका हूँ। मुझे भी तो मौक़िफ़ रखने का हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जी जी जी, नहीं, ज़रूर, मैं तो अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ, आपके मौक़िफ़ पे तो मैं मोतरज़ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ ये नहीं थी। मैं ये समझता हूँ जो इनग्रेस हो रही थी, और मैंने आपको बताया कि अगर फैसलों के ज़रिए या मुझे सिर्फ एक बात समझाते हैं, बात रह जाएगी बीच में के ज़रिए मुसद्दिक मलिक साहब। ये पहले मेरी आप मुझे बात क्यों नहीं पूरी? अच्छा, कर ले, कर लें। थैंक यू वेरी मच। वो क्योंकि बात में थोड़ा मज़ा था, मैं इस वजह से बड़ा मज़ा जी मज़ा दोबारा करें सब। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जजेस ये फैसला करें कि कौन सा वार्ड बॉय कौन से हस्पताल में कहाँ लगेगा और कौन से हस्पताल का सीईओ कितने पैसे लेगा और वो पैसे वापस करेगा या नहीं, या बोरी चीनी की जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी में जाएगी या नहीं, या आटे के थैले की कीमत क्या होगी, अगर ये सारे काम करेंगे तो फिर हम कानून साजी और आइन साजी करेंगे ना भाई। अगर अच्छा चले छोड़ देते हैं, पॉइंट आ गया, क्या हर्ज है? अच्छा, पॉइंट ये है, अगली बात करें। पॉइंट ये था, मैं तो जानना नहीं, छोड़ दिया आया नहीं, पॉइंट आया नहीं, किस्सा पारीना की वजह से छोड़ दिया। आपका पॉइंट शायद आ भी ना पाए कभी भी, पता नहीं, क्योंकि दामन वक्त में किल्लत होती है, आपके पास पॉइंट्स बहुत हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जो आपने ये जो कमेटी बनाई है जिसपे आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो ये कमेटी जो भी जिसको लगाएगी आईनी बेंच में हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, इसमें ये स्पेशल नॉमिनी है
वन वुमेन और अ नॉन मुस्लिम टेक्नोक्रेट जिसको नॉमिनेट करेंगे स्पीकर नेशनल असेंबली। सेनेट का वो होगा या होंगी, नॉमिनेट करेगा स्पीकर कौमी असेंबली। ये लॉजिक समझ नहीं आई, क्या लॉजिक है इसकी? ये जरा समझा सकते हैं इसकी लॉजिक क्या है? देखिए, क्यों है ये? जी एक्सेप्ट कि आपको एज चाहिए कैंडिडेट एट है, नहीं बताते हैं ना, बताते हैं आपने सवाल पूछा ना, क्योंकि एक कैंडिडेट है और दो हाउसेज हैं, और नेशनल असेंबली एक बड़ा हाउस भी है और डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस भी है, सेनेट इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। ये इसमें कोई ऐसा, वैसे तो सेनेट को बड़ा हाउस माना जाता है, लेकिन अगर आप नंबर्स देखें तो नेशनल असेंबली के नंबर्स कहीं ज़्यादा हैं, और वैसे भी डायरेक्टली लोग सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, चेयरमैन सेनेट फिर इलेक्ट करता है ना सेनेटर, या फिर आप कौमी असेंबली से कोई माइनॉरिटी बंदा ले लेते। ये समझ नहीं आया कि होगा वो सेनेट से चुनेगा कौमी असेंबली का स्पीकर। जी जी जी, मैंने आपको जो मुझे मैं इस पे दोबारा बात करूंगा। मेरा ख्याल है कि एक कैंडिडेट है जो गालिबन नेशनल असेंबली या सेनेट दोनों में से किसी एक में से हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो जिन लोगों ने आइन साजी की है, लिखा है आइन, मैं उनसे पूछ लूंगा एक मरतबा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि गालिबन वो एक अपॉइंटमेंट है, और क्योंकि एक अपॉइंटमेंट है इस वजह से आपकी मेजॉरिटी भी होती है। बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट